Good morning, students of class 9. Next topic is essential features of democracy. Essential features of democracy यानी डेमोक्रेसी के जो इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं. तो लेट अस गो. फर्स्ट, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स. डेमोक्रेसी की जो फर्स्ट फीचर्स होती है ये होता है कि मोस्टली पिछले वीडियो में मैंने बताया कि डेमोक्रेसी है टू टाइप्स, डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी. तो मोस्टली कंट्री इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को फॉलो करते हैं क्योंकि जो उस मोस्टली कंट्री की पॉपुलेशन क्या है, वह ह्यूज पॉपुलेशन है और वहाँ पे इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी ही पॉसिबल है. तो पहला इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, यानी कि जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि होते हैं, यानी रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय द पीपल. And only the elected representative should make law and decide the policy of the government. और जो इलेक्टेड पीपल रहते हैं यही क्या करते हैं, कानून बनाते हैं. और जो पार्ट हैं गवर्नमेंट के, और स्पेशली लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, तो इस सेपरेट किया गया. लेजिस्लेटिव जो होते हैं, लेजिस्लेचर के जो मेंबर्स होते हैं वही क्या होते हैं, गवर्नमेंट में भी पार्टिसिपेट करते हैं. और जुडिशरी तो खैर क्या है, तीनों पैरेलल इंस्टीट्यूशन है, लेकिन जुडिशरी फ्री रहती है. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इनके लिए स्पेशल प्रोविजन है. तो जो लेजिस्लेटिव रहती है, जो लेजिस्लेचर है, तो लेजिस्लेचर जो मेंबर्स रहते हैं वही क्या करते हैं, लॉ प्रिपेयरिंग का काम करते हैं. एंड मेक लॉ एंड डिसाइड द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या होनी है. ठीक है. और ये जो लेजिस्लेचर के मेंबर रहते हैं इन्हीं में से गवर्नमेंट बनती है. इन्हीं में से जो मेंबर्स रहते हैं वही क्या बनते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स, स्टेट मिनिस्टर एंड सब मिनिस्टर्स. तो इस एंड द फाइनल डिसीजन ऑफ द मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल. और जो फाइनल डिसीजन होता है, कुछ कुछ मैटर्स ऐसे होते हैं जिसपे स्टेट की जो स्टेट असेंबली होती है उसका भी परमिशन चाहिए. तो स्पेशली जो लॉ प्रिपेयरिंग का काम होता है और लॉ को अप्लाई करने का काम जो लेजिस्लेटिव और जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के द्वारा किया जाता है, तो क्या होते हैं, हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जो इन पार्लियामेंट जैसे इंस्टीट्यूशन में बैठते हैं और लॉ प्रिपेयरिंग और लॉ को रन करने का काम करते हैं, उसे अप्लाई करने का काम करते हैं. एंड वी कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ द पाकिस्तान. तो एक पाकिस्तान का एग्जाम्पल ले रहा है और बात है 2002 के आसपास की. जनरल परवेज मुशर्रफ से रिलेटेड है, जो पाकिस्तान के डिक्टेटर हुआ करते थे. तो उस समय 2002 में इलेक्शन हुआ उस प्रीवियस ईयर्स में. तो जो गवर्नमेंट बनी वह गवर्नमेंट नवाज शरीफ की बनी थी, लेकिन जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ थे जनरल परवेज मुशर्रफ, उन्होंने कुछ ब्लेम लगाते हुए टोटल पावर अपने हाथ में ले ली. हाथ में लेने के बाद उन्होंने अपने फेवर में रेफरेंडम कराया और साथ ही साथ एक डिक्टेटर के रूप में क्या किया, अपने को इस्टेब्लिश कर लिया पाकिस्तान में. टोटल जितने भी पावर थे सबको, और डिक्टेटर अपने को प्रेसिडेंट किया और खास करके डिक्टेटोरियल पावर लेने का काम किया और अपने राष्ट्रपति बने, प्रेसिडेंट बने. और प्रेसिडेंट के कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कराया और टोटल पावर क्या किया, अपने हाथ में कैप्चर कर लिया. देखिए, व्हेन द जनरल परवेज मुशर्रफ लेड द मिलिट्री काम, उन्होंने क्या किया, मिलिट्री ने अटैक किया और गवर्नमेंट को बर्खास्त करवा दिया, क्योंकि वहाँ पे मिलिट्री को पावर होता है. अ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट वाज ओवरथ्रोन बाय हिम. नवाज शरीफ की गवर्नमेंट चूंकि इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, चुनी गई सरकार थी, लेकिन उसे क्या किया, परवेज मुशर्रफ ने मिलिट्री लगा के मिलिट्री विद्रोह कर दी और उसके बाद उसे उन्हें हटा दिया गया और सबको जेलों में डाल दिया गया. ही बिकम अ सेल्फ प्रोक्लेम, और वह खुद क्या बन गया, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री, और देश का सर्वे सर्वा बन गया. प्रेसिडेंट तो बना, लेकिन प्रेसिडेंट के पास क्या होता है, लिमिटेड पावर रहते हैं. पावर तो रहते हैं लेकिन उनका जो यूज होता है वह प्राइम मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल करते हैं. तो
उसने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करवाया, सटअप और टोटल पावर अपने को अपने अंडर में, कंट्रोल में कर लिया। सेकेंड है फ्री एंड फेयर इलेक्शन। डेमोक्रेसी का सेकेंड फीचर्स इज फ्री एंड फेयर इलेक्शन। सबसे बड़ी बात होती है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाना होता है, स्वतंत्र और निष्पक्ष, फ्री एंड फेयर इलेक्शन। वोटर मस्ट बी ऑनेस्टेड बाय काउंटेड and they should vote freely without any kind of pressure from those in power. Elections should be held regularly and be strictly impartial. वोटर जो होना चाहिए, स्पेशली जो डेमोक्रेसी की फीचर्स है, इसमें फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं, फ्री होते हैं, आप किसी को भी वोट दे सकते हो, आपकी चॉइस के ऊपर से। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी को इंडिया में अडॉप्ट किया गया है। बस आप 18 ईयर्स ओल्ड एज के हुए और आपको क्या है तो वोटिंग पावर में, और जो वोटिंग पावर होता है, वोटिंग पावर्स को भी इक्वल प्रोवाइड किया गया, इक्वलिटी प्रोवाइड की गई, यानी कि 1 पर्सन 1 वोट। तो सबसे बड़ी जो फीचर्स है, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी हैं। थर्ड है यूनिवर्सल सफरेज। यूनिवर्सल सफरेज मीन्स ऑल इंडियन पीपल्स पार्टिसिपेट इन इलेक्शन। इलेक्शन लड़ने के लिए भी एलिजिबल है और साथ ही साथ वोटिंग के लिए भी, लेकिन क्या है उनका एक क्राइटेरिया होता है, एज है, उसको उस स्टैंडर्ड को, मानक को कंप्लीट करना चाहिए। तो यहाँ पे यूनिवर्सल सफरेज प्रोवाइड किया गया, यानी वयस्क मताधिकार, जो 18 ईयर्स, पहले 21 ईयर्स था, लेकिन बाद में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के द्वारा इसे 18 कर दिया गया, 21 से डिक्रीज करके। और उसके बाद जो भी, चाहे वह मेल हो फीमेल हो, इसमें सेक्स इनइक्वलिटी को प्रमोट नहीं किया जाता। 18 ईयर्स के हुए तो आपको यूनिवर्सल सफरेज प्रोवाइड किया जाता है, यानी कि सबको वोट देने का अधिकार। एंड फोर्थ है राइट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन। राइट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन, इलेक्शन में कोई भी एजुकेटेड, अनएजुकेटेड, पुअर्स एंड रिच, एनी अदर पीपल हो, बट उनका जो बैकग्राउंड होना चाहिए, ये तो क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए। उसमें भी क्या है, जब तक उसके ऊपर फुल प्रूफ नहीं हो जाता है कि ये क्रिमिनल है, वह इलेक्शन नहीं लड़ सकता। आप तो डिफरेंट स्टैंडर्ड आ गए हैं। साथ ही साथ मेंटल रूप से थोड़ा अगर डिस्टर्ब है तो नहीं, फिर बैंकरप्ट है, अगर गवर्नमेंट से कर्जा लिया है, बैंकों से कर्जा लिया है, तो उनको इलेक्शन में लेकिन क्या सभी लोगों को इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करने का, पार्टिसिपेट करने का, चाहे वह MP, MLA, MLC, चाहे वह डिस्ट्रिक्ट पंचायत के इलेक्शन हो, ग्राम पंचायत के इलेक्शन हो, ब्लॉक लेवल के हो, टोटल ऑल इंडियन पीपल्स को पार्टिसिपेट करने की परमिशन होती है। नेक्स्ट है रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन, रूल ऑफ लॉ। इंडियन डेमोक्रेसी या डेमोक्रेसी की जो नेक्स्ट फीचर्स है वह है रूल ऑफ लॉ, यानी कानून का शासन होता है। कानून की नज़र में जो लॉ होता है, उसकी आई में ऑल इंडियन पीपल्स आर इक्वल। वन ऑफेंस के लिए चाहे वह मिनिस्टर्स हों या ब्यूरोक्रेट्स हों या एक पुअर पीपल हो, रिच पीपल हो, सबके लिए क्या है, सेम प्रोविजन है। अगर किसी ने मर्डर किया तो मर्डर के लिए अगर एक मिनिस्टर को जितना रिस्पॉन्सिबल होगा उतना ही, एक पुअर पीपल या एक जनरल पीपल ने अगर मर्डर किया है तो उसके लिए उतना ही वो भी रिस्पॉन्सिबल हो। यानी कि यहाँ पे क्या होता है, इक्वल लॉ की आई में सब लोग समान है, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, सबके साथ क्या किया है, कानूनन यानी कि लॉ के अकॉर्डिंग उसके साथ बिहेव किया जाएगा। तो ये डेमोक्रेसी की फीचर्स है, रूल ऑफ लॉ। तो अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को एक्सप्लेन किया जाएगा। ये रहा डेमोक्रेसी के और भी डिफरेंट फीचर्स हैं, लेकिन मेन फीचर्स में से यही मेन फीचर्स है, क्लास 9 में ही पढ़ना है। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9। नेक्स्ट टॉपिक इज essential features of democracy।
इसेंशियल्स फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, यानी डेमोक्रेसी के दो इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं। तो लेट अस गो। फर्स्ट, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। डेमोक्रेसी की जो फर्स्ट फीचर्स होती है ये होता है कि मोस्टली, पिछले वीडियो में मैंने बताया कि डेमोक्रेसी है टू टाइप्स, डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो मोस्टली कंट्री इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को फॉलो करते हैं, क्योंकि जो उस मोस्टली कंट्री की पॉपुलेशन क्या है, वह ह्यूज पॉपुलेशन है और वहाँ पे इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी ही पॉसिबल है। तो पहला इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, यानी कि जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि होते हैं, यानी रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय द पीपल। एंड ओनली द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव शुड मेक लॉ एंड डिसाइड द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। और जो इलेक्टेड पीपल रहते हैं यही क्या करते हैं, कानून बनाते हैं। और जो पार्ट हैं गवर्नमेंट के, और स्पेशली लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, तो इस सेपरेट किया गया। लेजिस्लेटिव जो होते हैं, लेजिस्लेचर के जो मेंबर्स होते हैं वही क्या होते हैं, गवर्नमेंट में भी पार्टिसिपेट करते हैं। और जुडिशरी तो खैर क्या है, तीनों पैरेलल इंस्टीट्यूशन है, लेकिन जुडिशरी फ्री रहती है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इनके लिए स्पेशल प्रोविजन है। तो जो लेजिस्लेटिव रहती है, जो लेजिस्लेचर है, तो लेजिस्लेचर जो मेंबर्स रहते हैं वही क्या करते हैं, लॉ प्रिपेयरिंग का काम करते हैं। एंड मेक लॉ एंड डिसाइड द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या होनी है, ठीक है। और ये जो लेजिस्लेचर के मेंबर रहते हैं इन्हीं में से गवर्नमेंट बनती है। इन्हीं में से जो मेंबर्स रहते हैं वही क्या बनते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स, स्टेट मिनिस्टर एंड सब मिनिस्टर्स। तो इस and the final decision of the making power must rest with those elected by the people। और जो फाइनल डिसीजन होता है, कुछ कुछ मैटर्स ऐसे होते हैं जिसपे स्टेट की जो स्टेट असेंबली होती है उसका भी परमिशन चाहिए। तो स्पेशली जो लॉ प्रिपेयरिंग का काम होता है और लॉ को अप्लाई करने का काम जो लेजिस्लेटिव और जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के द्वारा किया जाता है, तो क्या होते हैं, हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जो इन पार्लियामेंट जैसे इंस्टीट्यूशन में बैठते हैं और लॉ प्रिपेयरिंग और लॉ को रन करने का काम करते हैं, उसे अप्लाई करने का काम करते हैं। एंड वी कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ द पाकिस्तान। तो एक पाकिस्तान का एग्जाम्पल दे रहा है और बात है 2002 के आसपास की। जनरल परवेज मुशर्रफ से रिलेटेड है, जो पाकिस्तान के डिक्टेटर हुआ करते थे। तो उस समय 2002 में इलेक्शन हुआ उस प्रीवियस ईयर्स में। तो जो गवर्नमेंट बनी वह गवर्नमेंट नवाज शरीफ की बनी थी, लेकिन जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ थे जनरल परवेज मुशर्रफ, इन्होंने कुछ ब्लेम लगाते हुए टोटल पावर अपने हाथ में ले ली। हाथ में लेने के बाद उन्होंने अपने फेवर में रेफरेंडम कराया और साथ ही साथ एक डिक्टेटर के रूप में क्या किया, अपने को इस्टेब्लिश कर लिया पाकिस्तान में। टोटल जितने भी पावर थे सबको, और डिक्टेटर अपने को प्रेसिडेंट किया और खास करके डिक्टेटोरियल पावर लेने का काम किया और अपने राष्ट्रपति बने, प्रेसिडेंट बने। और प्रेसिडेंट के कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कराया और टोटल पावर क्या किया, अपने हाथ में कैप्चर कर लिया। देखिए, व्हेन द जनरल परवेज मुशर्रफ लेड द मिलिट्री काम, उन्होंने क्या किया, मिलिट्री ने अटैक किया और गवर्नमेंट को बर्खास्त करवा दिया, क्योंकि वहाँ पे मिलिट्री को पावर होता है। अ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट वाज ओवरथ्रोन बाय हिम। नवाज शरीफ की गवर्नमेंट चूंकि इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, चुनी गई सरकार थी, लेकिन उसे क्या किया, परवेज मुशर्रफ ने मिलिट्री लगा के मिलिट्री विद्रोह कर दी और उसके बाद उसे उन्हें हटा दिया गया और सबको जेलों में डाल दिया। ही बिकम अ सेल्फ प्रोक्लेम, और वह खुद क्या बन गया, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री, और देश का सर्वे सर्वा बन गया। प्रेसिडेंट तो बना, लेकिन प्रेसिडेंट के पास क्या होता है, लिमिटेड पावर रहते हैं। पावर तो रहते हैं लेकिन उनका जो यूज होता है वह प्राइम मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल करते हैं। तो उसने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करवाया सरब, और टोटल पावर अपने को अपने अंडर में, कंट्रोल में कर लिया। सेकेंड है
फ्री एंड फेयर इलेक्शन। डेमोक्रेसी का सेकेंड फीचर्स इज फ्री एंड फेयर इलेक्शन। सबसे बड़ी बात होती है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाना होता है, स्वतंत्र और निष्पक्ष, फ्री एंड फेयर इलेक्शन। वोटर मस्ट बी ऑनेस्टेड बाय काउंटेड and they should vote freely without any kind of pressure from those in power. Elections should be held regularly and be strictly impartial. वोटर जो होना चाहिए, स्पेशली जो डेमोक्रेसी की फीचर्स है, इसमें फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं, फ्री होते हैं, आप किसी को भी वोट दे सकते हो, आपकी चॉइस के ऊपर से। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी को इंडिया में अडॉप्ट किया गया है। बस आप 18 ईयर्स ओल्ड एज के हुए और आपको क्या है तो वोटिंग पावर में, और जो वोटिंग पावर होता है, वोटिंग पावर्स को भी इक्वल प्रोवाइड किया गया, इक्वलिटी प्रोवाइड की गई, यानी कि 1 पर्सन 1 वोट। तो सबसे बड़ी जो फीचर्स है, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी हैं। थर्ड है यूनिवर्सल सफरेज। यूनिवर्सल सफरेज मीन्स ऑल इंडियंस पीपल्स पार्टिसिपेट इन इलेक्शन। इलेक्शन लड़ने के लिए भी एलिजिबल है और साथ ही साथ वोटिंग के लिए भी, लेकिन क्या है उनका एक क्राइटेरिया होता है, एज है, उसको उस स्टैंडर्ड को, मानक को कंप्लीट करना चाहिए। तो यहाँ पे यूनिवर्सल सफरेज प्रोवाइड किया गया, यानी वयस्क मताधिकार, जो 18 ईयर्स, पहले 21 ईयर्स था, लेकिन बाद में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के द्वारा इसे 18 कर दिया गया, 21 से डिक्रीज करके। और उसके बाद जो भी, चाहे वह मेल हो फीमेल हो, इसमें सेक्स इनइक्वलिटी को प्रमोट नहीं किया जाता। 18 ईयर्स के हुए तो आपको यूनिवर्सल सफरेज प्रोवाइड किया जाता है, यानी कि सबको वोट देने का अधिकार। एंड फोर्थ है राइट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन। राइट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन, इलेक्शन में कोई भी एजुकेटेड, अनएजुकेटेड, पुअर्स एंड रिच, एनी अदर पीपल हो, बट उनका जो बैकग्राउंड होना चाहिए, एक तो क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए, उसमें भी क्या है, जब तक उसके ऊपर फुल प्रूफ नहीं हो जाता है कि ये क्रिमिनल है, वह इलेक्शन नहीं लड़ सकता। आप तो डिफरेंट स्टैंडर्ड आ गए हैं। साथ ही साथ मेंटल रूप से थोड़ा अगर डिस्टर्ब है तो नहीं, फिर बैंकरप्ट है, अगर गवर्नमेंट से कर्जा लिया है, बैंकों से कर्जा लिया है, तो उनको इलेक्शन में पार्टिसिपेट, लेकिन क्या है, सभी लोगों को इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करने का, पार्टिसिपेट करने का, चाहे वह MP, MLA, MLC, चाहे वह डिस्ट्रिक्ट पंचायत के इलेक्शन हो, ग्राम पंचायत के इलेक्शन हो, ब्लॉक लेवल के हो, टोटल ऑल इंडियंस पीपल्स को पार्टिसिपेट करने की परमिशन होती है। नेक्स्ट है रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन, रूल ऑफ लॉ। इंडियन डेमोक्रेसी या डेमोक्रेसी की जो नेक्स्ट फीचर्स है वह है रूल ऑफ लॉ, यानी कानून का शासन होता है। कानून की नज़र में जो लॉ होता है, उसकी आई में ऑल इंडियंस पीपल्स आर इक्वल। वन ऑफेंस के लिए, चाहे वह मिनिस्टर्स हों या ब्यूरोक्रेट्स हों या एक पुअर्स पीपल हो, रिच पीपल हो, सबके लिए क्या है, सेम प्रोविजन। अगर किसी ने मर्डर किया तो मर्डर के लिए अगर एक मिनिस्टर को जितना रिस्पॉन्सिबल होगा उतना ही, एक पुअर्स पीपल या एक जनरल पीपल ने अगर मर्डर किया है तो उसके लिए उतना ही वो भी रिस्पॉन्सिबल हो। यानी कि यहाँ पे क्या होता है, इक्वल लॉ की आई में सब लोग समान है, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, सबके साथ क्या किया है, कानूनन यानी कि लॉ के अकॉर्डिंग उसके साथ बिहेव किया जाएगा। तो ये डेमोक्रेसी की फीचर्स है, रूल ऑफ लॉ। तो अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को एक्सप्लेन किया जाएगा। ये रहा डेमोक्रेसी के और भी डिफरेंट फीचर्स हैं, लेकिन मेन फीचर्स में से यही मेन फीचर्स है, क्लास 9 में ही पढ़ना है। थैंक यू।